हेलो गाइस, सो टुडेस टॉपिक इज एटम्स। तो एटम्स हमने बचपन से थोड़े थोड़े बिट्स के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट अब फिजिक्स में हम इसे और डीप और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो एटम्स के अंदर जो पहले के मॉडल्स थे, जैसे डाल्टन्स थ्योरी, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, ये सब कुछ हमने आई गेस 10th तक पढ़ रखा है। बट स्टिल, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन एंड सिंस दीज पार्ट मतलब जेई में कम आता है from the theory, but yeah, numerical can come. So I will just give you a little bit of brief कि क्या scene था to make you recall, and then we will move towards the numerical part कि कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं and कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ फर्स्ट इज डाल्टन थ्योरी। डाल्टन थ्योरी ने क्या बताया था? डाल्टन जी ने बताया था एवरी मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल कॉल्ड एटम। उन्होंने बोला था कि हर बड़े से बड़ा मटेरियल, सपोज आपके कमरे में फैन है, टीवी है, मोबाइल है, चार्जर है, वो सब को अगर आप तोड़ोगे ना छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, मतलब उनका जितना भी, आप जितना माइन्यूट पार्टिकल आप जितने भी उसमें तोड़ पाओ, तो जो सबसे छोटी आपकी कड़ी या कण बचेगा ना, उसे एटम बोल दिया गया था। ठीक है। और उन्होंने बोला हर एक मटेरियल, मतलब हर एक मटेरियल का जो बेसिक कॉम्पोजिशन है ना, जो बेसिक माइन्यूट कॉम्पोजिशन है, दैट इज एटम। एटम इज इनडिविजिबल। तो उन्होंने बोला था कि एटम एक ऐसा कण है जिसे फर्दर आप और भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल फिजिकली एज वेल एज केमिकली। जो एटम होते हैं सेम एलिमेंट के, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है, फिजिकली भी और केमिकली भी वो सेम होते हैं। द एटम इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन्होंने बोला एटम स्टेबल है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कि मतलब अगर उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है भी तो वो आपस में इक्वल होते हैं, विच ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट एंड इट बिकम्स स्टेबल। तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एंड स्टेबल होता है। नाउ थॉमसन मॉडल ने हमें क्या बताया? एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर। इन्होंने बोला कि जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है जिसका जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर है। इफ यू वांट to recall it from the previous chapter we discussed about nucleus, तो हमें पता है कि एटम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, बीच में न्यूक्लियस होता है। तो डाल्टन की थ्योरी तो ऊपर ही हमें पता है कि गलत है, मतलब इट इज नॉट ट्रूली करेक्ट। ठीक है। एंड रेडियस इज 10⁻⁻10 मीटर। लाइक इफ यू रिकॉल, हमने न्यूक्लियस का साइज पढ़ा था विच वॉज 10⁻⁻15 मीटर, विच वॉज अराउंड फर्मी। तो वो फर्मी के ऑर्डर का था। एंड एटम का साइज इज 10⁻⁻10, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बीच बीच में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज एंड द होल मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पेयर। तो थॉमसन जी ने बोला, इनका बेसिकली वाटरमेलन वाला मॉडल था, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर, सपोज करो एक वाटरमेलन का पीस, ठीक है, उसके अंदर जो रेड पार्ट है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, जो कि हर जगह पे आप देख सकते हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उसका मतलब जो मास है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड पॉजिटिव चार्ज सारी जगह पे फैला हुआ है। बट इफ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव चार्ज, तो उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं ना, ब्लैक ब्राउन कलर के, तो वो सीड्स आर लाइक नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पे इम्बेडेड है, वो थ्रू आउट, जैसे पॉजिटिवली पूरा हर जगह फैला हुआ है, वो हर जगह फैला नहीं, वो कहीं कहीं छोटा छोटा है। ठीक है। Now, the spectrum of atoms cannot be explained with the help of this model. तो जो हमें पता है कि जो एटम्स हैं वो एक लाइक स्पेक्ट्रम ऑफ एमिशन एब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर वो ईएम वेव्स जनरेट होती हैं, इन सब के बारे में थॉमसन का मॉडल हमें नहीं बता पाया। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, कि इफ यू टेक एन गोल्ड शीट एंड यू अल्फा पार्टिकल के आप उस पे स्टीम स्ट्रीम की रेज उस पे वहां पे गिरवाते हो, तो जो डिफ्लेक्शन आता है, स्कैटरिंग होती है, वो सब कुछ जो हमारा थॉमसन मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, रदरफोर्ड एटम मॉडल। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट हमें पूरा करके दिखाया और समझाया। ठीक है। इसका हमारे पास एक पिक्चर भी है, ठीक है। तो इस पिक्चर का अलाइनमेंट थोड़ा उल्टा हो रखा है,
but I hope you will understand it, right? तो I try to draw this experiment, ठीक है? तो basically I will tell you the setup. तो ये आपको ब्रिक टाइप दिख रही है, दीज आर द लेड ब्रिक्स, ठीक है? ये डॉट है, दिस इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब अल्फा पार्टिकल बेसिकली यू शुड रिमेम्बर, मैंने न्यूक्लियस वाले चैप्टर में बताया था कि अल्फा पार्टिकल इज हीलियम की वो रेज, कि जब बहुत सारे हीलियम एक जैसे एक साथ हम एक स्ट्रीम बना देते हैं उसकी, दैट इज अल्फा पार्टिकल की रेज, ठीक है? तो ये अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे लीड ब्रिक डाला, ठीक है? इसने हमें एक बीम प्रोड्यूस करवा दी, ठीक है? अब ये आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन, दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज अ थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है? जो गोल्ड है, फॉइल क्या होता है बेसिकली, जैसे हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं रोटी वोटी रखने के लिए, वैसे ही हमने इतनी पतली एक फॉइल बनाई गोल्ड की, और उससे हमने ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इनको पास करवाया, ठीक है? एंड यू शुड, मतलब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि हमने थिन गोल्ड फॉइल क्यों ली और थिक क्यों नहीं ली, नॉर्मल क्यों नहीं ली, गोल्ड ब्रिक क्यों नहीं ली? दिस इज बिकॉज कि हमने थिन इसलिए लिया ताकि उसके अंदर ना एक ही एटम की लाइन हो। अगर आप कोई मोटी शीट लोगे तो उसके अंदर 3-4 एटम्स की लाइन हो जाएगी, ठीक है? और जब आप एक अल्फा पार्टिकल वहां से जब आप पास करवाओगे, तो उसके अंदर पहले वो एक एटम के साथ कोइंसाइड करेगा, कोलिजन होगा, फिर उसे वो पार कर लेगा, फिर दूसरे के साथ होगा। तो इसकी वजह से ना हमें एक एक्यूरेट कोई ऑब्जर्वेशन मिल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हमने एक थिनेस्ट गोल्ड फॉइल क्रिएट करी। और हम ऐसा अजम्पशन हम मान के चलेंगे कि उसके अंदर ना सिर्फ एक ही लाइन है एटम्स की, ठीक है? तो ये इसलिए हमने ये थिन लिया, ठीक है? तो ये अल्फा पार्टिकल आपने यहाँ पे गिरवाए, ठीक है? उसके बाद ये स्क्रीन है, ठीक है? थोड़ा सा और नीचे करते हैं, देखो ये पूरा ये ना एक स्क्रीन है जिंक सल्फाइड की, ठीक है? तो अल्फा पार्टिकल जब आपने डाला तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है ना वो सीधे पास कर जाते हैं, सीधे पास कर जाते हैं, मतलब उनके तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्या करेगी, ये ना ग्रीन कलर जनरेट करती है जब भी उसकी सरफेस से आके कुछ स्ट्राइक होगा। जैसे अल्फा पार्टिकल जब उसके सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगा तो वो ग्रीन लाइट जनरेट करेगी। और अगर वो ग्रीन लाइट हल्का सा होगा तो देखो अल्फा पार्टिकल तो बहुत छोटा है, हमें तो पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ से गया कहाँ पे जाके लगा। तो ये एक तरह से फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जो हमें थोड़ा सा इंडिकेशन देती है, जिसकी वजह से पता चलेगा कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ठीक है? हमने यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगाया वो देखने के लिए, ठीक है? ये थीटा एंगल पे स्कैटर हो रहा है, ज्यादातर ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधा सीधा स्कैटर कर गए थे, और बहुत कम थे जिनका डिफ्लेक्शन हुआ था 180 डिग्री पे। तो ये अब हम आपने सेटअप समझ लिया, अब हम इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। मोस्ट अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। Few particles collided with the atoms of foil and got scattered through considerable angles. कुछ ही कोलाइडेड एटम्स, कुछ ही पार्टिकल्स थे जो हमारे एटम के साथ कोलाइड करे और उनके अंदर ज्यादा स्कैटरिंग हुई। The entire positive charge and almost whole mass of atom is concentrated at center called nucleus. तो इससे हमें पता चला कि आधे से ज्यादा जब स्ट्रेट पास कर गए और सिर्फ कुछ ही डिफ्लेक्ट बैक हुए, तो हमें पता चला कि जो एटम का सारा मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक जगह पे कंसेंट्रेटेड है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली हमारे जो पाथ है अल्फा पार्टिकल का उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे। इलेक्ट्रॉन का जो साइज है वो बहुत कम है, और वो बहुत ज्यादा लाइट है कि वो डिफ्लेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि जो हमारा सेंटर है जहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है एंड जहाँ पे पूरा मास है जिसे हमें न्यूक्लियस बोला, वही सिर्फ डिफ्लेक्शन कर पा रहा है अल्फा पार्टिकल, ठीक है? तो हमने ये सब समझा। नाउ अगर आप ये देखो, अब हमें क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट शुरू होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। सो दिस इज एन थीटा, ठीक है? नंबर ऑफ पार्टिकल जो थीटा एंगल पे स्कैटर्ड हो रहे हैं, एंड दिस इज थीटा, ठीक है? ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 180 डिग्री पे मैंने बोला बहुत कम पार्टिकल हो रहे हैं, इसलिए ग्राफ कुछ ऐसा समझते हैं कि आधे से ज्यादा 0 डिग्री पे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है? आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल scattered at angle theta is directly proportional to cosec की पावर 4 थीटा बाय 2, ठीक है?
ये बस आपको कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं, जस्ट ये एक प्रोपोर्शनैलिटी याद रखनी है कि अगर आपसे कभी पूछा जाए नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग एट एंगल थीटा, तो आप एक लगा पाओ अंदाजा और आंसर कर पाओ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या होता है? देखो, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, एक एटम का जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, ठीक है, ई इसका चार्ज है। ये अल्फा पार्टिकल है जो कि मैंने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा था, ठीक है। अब मैंने इसे वी नॉट वेलोसिटी से फेंका न्यूक्लियस की तरफ, और एक एक पर्टिकुलर ऐसी पॉइंट होगी जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और इसके अंदर रिपल्शन होगा दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों के अंदर चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुआ और ये वापस की तरफ, मतलब वापस चला जाएगा। यहाँ पे ये फिक्स है और यही मूवेबल है। इन्फिनिटी से मैंने इसकी तरफ फेंका, एक पॉइंट होगा सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पॉइंट जहां पे आके वो रुक जाएगा और उस पर रिपल्शन लग जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम एनर्जी कन्वर्जेशन कंजर्वेशन सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इसके अंदर क्या है, हमें इनिशियल पता है, इनिशियल तो इन्फिनिटी डिस्टेंस है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है तो जीरो आ गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, क्योंकि वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इज इक्वल टू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो के, ठीक है, ये के मतलब के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। 2e, क्योंकि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ZE/d मिनिमम, ये हमारा आर हो गया, ठीक है। KQ1Q2/r होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। प्लस यहाँ पे हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज लाइक कम्स आउट टू बी जीरो, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो डी मिनिमम यहाँ से आ गया 2ZE का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर 1/2 4 mv नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे हम KE इनिशियल भी लिख सकते हैं। तो समटाइम्स आपको KE इनिशियल दे सकते हैं और डी मिनिमम पूछ सकते हैं, एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं दिस फॉर्मूला, सो यू शुड रिमेंबर दैट। नाउ व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? ये अल्फा पार्टिकल है, ये आपका एक न्यूक्लियस है, आपने इसको इस वी नॉट स्पीड से फेंका, ठीक है। अब इसके अंदर तो इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो होगा, क्योंकि इसके अंदर डिफ्लेक्शन जहां से हो रहा है, और जो ये एक मेजर करने का पॉइंट है जहां से हम डिफ्लेक्शन, मतलब जहां से हम इम्पैक्ट पैरामीटर मेजर करेंगे, वो पॉइंट सेम है, ठीक है। इसकी जो लाइन ऑफ एक्सिस होती है उसी से मेजर करते हैं, तो इधर तो जीरो आएगा, तो मैंने लिखा भी इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ पे तो जीरो होगा। बट अगर मैं दूसरा अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ फेंकू वी डॉट वेलोसिटी से, और उसके अंदर जो हमारा थीटा 1 पे डिफ्लेक्शन आए, तो वो हमारा थीटा 1 यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है, यहाँ से स्कैटर हो गया इसकी तरफ से, क्योंकि ये इस पे रिपल्शन लगाएगा। तो ये और जो लाइन ऑफ एक्सिस है और जो ये जहां से हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम बी से डिनोट करते हैं, दैट इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। जितना B1 मतलब जितना हमारा बी इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ता जाता है उतना डिफ्लेक्शन कम होता जाता है। देखो, अब सपोज अगर मैंने यहाँ से एक पार्टिकल फेंका होता, तो इसका डिफ्लेक्शन और कम होता है, ये उस पर और कम रिपल्शन लगाता, और इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा यहाँ से मेजर करने पे बढ़ जाता और डिफ्लेक्शन कम हो जाता। तो ये रिलेशन अब आप समझ पा रहे होगे। बाकी अगर आप इम्पैक्ट पैरामीटर का प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंडेंस देखो, तो ये कॉट थीटा पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, cot θ/2 पे। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो ये पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इसके बेसिस पे हो जाएगा कि डिपेंडेंसी डायरेक्टली होती है cot θ/2 पे। या सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये भी हमने पहले पढ़ रखा है, बट सिंस इट इज इम्पोर्टेंट और यही मतलब अभी तक हम ज्यादातर यूज करते हैं, तो वी विल गो थ्रू दिस अगेन। The centripetal force required for encircling electron is provided by electrostatic attraction between the nucleus and the electron। तो बोर जी ने क्या बोला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करने के लिए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिलती है, ठीक है। हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या क्या होता है, हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ रखा है, ट्वेल्थ में, के Q1Q2/r²। यहाँ पे न्यूक्लियस पे जेड है तो जेड लिख दिया, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये किया आ गया, यहाँ पे r² आ गया, यहाँ से हमारे r की वैल्यू क्या निकलती है,
kze² by mv²। ठीक है, सो इफ यू वांना फाइंड आउट द रेडियस ऑफ एनी nth शेल तो आप ऐसे निकाल सकते हो। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट which he gave us was electron can revolve only in those orbits in which angular momentum of electron about nucleus is an integral multiple of h by 2 pi such that mvr is equal to nh by 2 pi, where n is the principal quantum number of the orbit in which electron is revolving। तो इसके अंदर क्या है, उन्होंने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड उसी ऑर्बिट में मूव करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है एन एच बाई टू पाई का। सो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। तो ये उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया ये जानने के लिए कि कौन से ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएगा। नाउ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व ओनली इन डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट, जो मैंने बताया जिनके पास एन एच बाई टू पाई होगा उसी के अंदर वो मूव कर पाएगा। डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट्स और स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, इन्हीं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करता है। एंड शेल इज और स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स को ही हम शेल कहते हैं। एंड शेल इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डेफिनाइट एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिट नंबर। उसकी एक डेफिनाइट एनर्जी होती है, एंगुलर मोमेंटम होता है और ऑर्बिट नंबर होता है। ठीक है, अब ये E2 ये E1, ठीक है, ये E2 है ये E1 है, ये इसका एनर्जी लेवल है इसका एनर्जी लेवल है। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो E2 माइनस E1 बाई एच म्यू। तो ये जो म्यू है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन वहां पे निकलेगी जब दो डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट या ऊपर नीचे मतलब मूव करेगा, एक्साइटेशन या उसका रिलीज करेगा एनर्जी, तो जो एमिशन होता है वो तब आता है। एक तरह से बोर्ड जी ने ये भी मतलब एक तरह से ये सबसे बड़ा वो हटा दी कि जितने भी ऊपर अभी हमने मॉडल पढ़े एटॉमिक, उन्होंने किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि एमिशन क्यों हो रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे आ रहा है। तो इन्होंने वो एक्सप्लेन करने में ही वाज एबल टू सक्सीड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मॉडल, नाउ जितना भी है ये न्यूमेरिकल पार्ट है, यू शुड रिमेंबर इट वेरी वेल क्योंकि इसी के बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज वेलोसिटी। हमने पढ़ा कि जो अट्रैक्शन होता है फोर्स का और जो mv², जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv² बाय आर, वो एक दूसरे की इक्वल होते हैं, वही प्रोवाइड करते हैं। तो देखो मैंने क्या करा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze² बाय r² mv² बाय आर। ठीक है, अब यहाँ से मैंने r से r काट दिया और mv² बाय आर और के जेड, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k लिख सकते हैं, तो के जेड ई स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है एम वी आर वॉज एल, और एल हमने किसके इक्वल देखा था, एन एच बाई टू पाई के। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, वेलोसिटी एक जगह रखी, बाकी सब कुछ मैं ऑपोजिट साइड लेके आई, सॉल्व करते गए। सो एंड ऑफ द डे हमारा आंसर आया v इज इक्वल टू E² बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू जेड बाय एन। ठीक है, तो इसको हमने v नॉट से डिनोट कर दिया क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻17 एंड h इज 6.62 इंटू 10⁻20 समथिंग अराउंड दैट। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट हैं, जो भी इसकी वैल्यू हो वी डोंट केयर। तो ये जो भी वैल्यू होती है इसको हम जब सॉल्व कर लेते हैं वी नॉट की तरह हम इसे डिनोट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 2.2 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। तो मेन तो हमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए, 2.2 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन, क्योंकि इट इज ईजी। मोर ओवर ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि वेलोसिटी अगर कोई एन एन इज इक्वल टू 2 है, हीलियम हीलियम एटम है, ठीक है, तो कैसे। एंड वन मोर थिंग, जो हमारा बोर एटॉमिक मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड है। ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर दैट। सो हम बस जेड और एन की वैल्यू डालेंगे एंड वी विल गेट द वेलोसिटी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय वेलोसिटी होता है, ये हमें पहले से पता है फॉर्मूला। अब हम इसके अंदर सिर्फ जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आर एन और वी एन की वैल्यू जब हम डालेंगे तो हमारा सब कुछ कैंसिल और पूरा सॉल्व करके आंसर आएगा 1.51 इंटू 10⁻⁻16। और इसकी डिपेंडेंसी होती है एन के क्यूब पे अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दीज डिपेंडेंसी वेरी वेल। ठीक है, क्योंकि एक तो एन और जेड पे डिपेंडेंसी है, बाकी कांस्टेंट आ रहा है, प्लस आप ना इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। सो आई वुड से कि मैंने तो इसका एक टेबल बना रखा है, तो आप भी उस टेबल से मतलब इसकी जो डिपेंडेंसी है वो अच्छे से याद करना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि किस में क्यूब था और किस में स्क्वायर था।
ठीक है, तो टाइम पीरियड की जो प्रोपोर्शनैलिटी आती है वो आती है एन क्यूब बाय जेड का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी में पता है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो ये जेड का स्क्वायर बाय एन का क्यूब। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी आएगी जेड का स्क्वायर बाय एन का क्यूब। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो हमने ऊपर भी निकाला था अभी एम वी आर बाई एन एच बाई टू पाई। ठीक है, आर एक जगह रखा, एम वी नीचे ले गए, हमने देखो अभी वी की वैल्यू ऊपर निकाली थी। ठीक है, वी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, देखो, ये देखो, ई स्क्वायर बाय टू अपसाइलन नॉट एच इंटू जेड बाय एन, ये हमने वी की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पे अब हमें वही डालनी है। ठीक है, मैंने वो डाल दी, फर्दर सॉल्व करा तो मेरा आंसर आया अपसाइलन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, अब अपसाइलन नॉट हमारा कांस्टेंट, एच हमारा कांस्टेंट, पाई हमारा कांस्टेंट, मास हमें पता होता है इलेक्ट्रॉन का, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज कांस्टेंट। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एमस्ट्रॉन्ग। ये जो वैल्यू होती है ये एमस्ट्रॉन्ग में होती है, एंड आई होप यू रिमेम्बर कि एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर्स। सो जो जो बॉक्स के अंदर है वो तो याद ऐसे करना ही है, ठीक है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी इन nth ऑर्बिट के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, हमें पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू बस पुट कर देंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर बाय अपसाइलन नॉट का स्क्वायर और इंटू जेड का स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम इसके कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो हमें एनर्जी मिलती है काइनेटिक एनर्जी दैट इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यू शुड रिमेम्बर दैट। नाउ पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन विद चार्ज रखते हैं तो नेगेटिव ई आता है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमने ऊपर निकाली, इसके जब हम वैल्यूज फर्दर पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है नेगेटिव ऑफ एम ई की पावर 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर और इंटू जेड का स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर। तो इसको जब हम फर्दर इसके कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है -27.2 इंटू जेड का स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर, और ये भी हमारा जो आंसर आता है दैट कम्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को जब आप प्लस करते हो तो आंसर आता है -m e⁻⁴ 8 h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर जेड इंटू जेड स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर। इसके कांस्टेंट को जब आप सॉल्व करते हो तो -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारी टोटल एनर्जी निकल के आती है। Now if we talk about wavelength of photon when electron transition take place, तो हमने अभी सीखा कि ये डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर मतलब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स पे होते हैं। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स पे होते हैं तो हमें ये पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट या किसी लो एनर्जी लेवल में, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा या एनर्जी रिलीज करेगा, तो तब दोनों केसेस के अंदर जो एमिशन है वो होगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम रिलीज मतलब स्पेक्ट्रम बनेगा, वेवलेंथ निकलेगी। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर वलर भी निकलेगा। तो ये हमने समझा। ठीक है, तो जो फोटोन होता है उसकी हमने अभी न्यूक्लियस के अंदर पढ़ा, डुअल नेचर में पढ़ा कि वो एच सी बाय लैम्डा रहता है एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा ई का हम स्क्वायर मतलब मॉड लेंगे क्योंकि एनर्जी हमारी नेगेटिव में भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें पता है कि वेवलेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो इसलिए हम इसका मॉड लेंगे। व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम N2 टू N1, देखो ये मैंने दो एनर्जी लेवल बनाए हैं N2 N1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो N2 से N1 पे गिर रहा है तो इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू E N2 माइनस E N1। ठीक है, हमने एनर्जी का भी फॉर्मूला देख लिया था, me²/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर, और जो डिपेंडेंसी है वो इनवर्सली रहती है एन स्क्वायर के। तो ये 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हमारा आया। ठीक है, उसके बाद एच सी बाय लैम्डा हमने ऊपर से देखा। उसके बाद जब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है me²8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर एच सी, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर।
अब ये पूरा कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट हियर। तो 1 बाय जो हमारा लैम्डा आता है, दैट इज आर एच, दिस इज अ रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है, अपॉन में मतलब ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और जो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। सो आपको ये सारा याद करने की जरूरत नहीं। इफ यू विल रिमेंबर द रेडबर्ग्स कांस्टेंट एंड दिस फॉर्मूला, एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ठीक है। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हमने लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफन ये सब हमने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा था, एटम्स वाले चैप्टर के अंदर। सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस मच। ठीक है। हमें बस इतना जानने की जरूरत है, क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे आते हैं कि लाइमन सीरीज क्या होता है, तो जब n=1 होता है तब लाइमन सीरीज होता है। बाल्मर सीरीज होता है जब n=2 होता है, पास्चन सीरीज होता है जब n=3 होता है, ब्रैकेट सीरीज होता है जब n=4 होता है, और पीफन सीरीज होता है जब n=5 होता है। ठीक है। ये आपको बेसिक नॉलेज, मतलब ये पूरा याद रखना कि लाइमन के अंदर n1 होता है, बाल्मर में 2 होता है, पास्चन में 3 होता है, ब्रैकेट में 4 होता है, पीफन में 5 होता है। दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एंड एक इंपॉर्टेंट नोट, जब इंफिनिटी से n1, ठीक है, किसी भी n तक ट्रांजिशन करनी होती है, मतलब एनर्जी मैक्सिमम रिलीज हो रही है, एनर्जी मैक्सिमम हो रही है तो वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो कभी कभी वो आपको क्या पूछते हैं कि लाइमन के अंदर सबसे मिनिमम वेवलेंथ बताओ। तो लाइक फ्रॉम दिस नोट यू विल रिमेम्बर कि सबसे मिनिमम का मतलब है कि आपको n1 तो आपको वो लेना है, इंफिनिटी लेना है, ठीक है, और n2 आपको n1 आपको 1 लेना है और n2 आपको इन्फिनिटी लेना है। ठीक है। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप सॉल्व करोगे, क्योंकि अगर आपको मिनिमम लेना है तो आपको इन्फिनिटी से n जो भी आपको पर्टिकुलरली सीरीज दी होगी उसका देखना पड़ेगा। और अगर n1 से 1 और n तक ट्रांजिशन है कि मतलब एक ही का गैप आ रहा है, जैसे 3 4 1 2 5 6 ऐसे आ रहा है, तो डेल्टा ई जो है वो मिनिमम होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी मिनिमम। तो एनर्जी रिलीज अगर मिनिमम होगी, हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम। सो दिस इज नोट यू शुड रिमेंबर कि मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ के अंदर हमें क्या क्या एन लेने हैं, क्योंकि कभी कभार वो आपसे ऐसे पूछेंगे कि मिनिमम या मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ फॉर लाइमन सीरीज, फॉर बार्नूल सीरीज, फॉर पास्चन सीरीज। सो दिस वाज ऑल फॉर इन एटम्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू।